फिर इसके बाद 6 पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, लिखना रिसर्च। रिसर्च का काम कहाँ पे आता है? आप क्या कर सकते हो, रिसर्च किस पे यूज कर सकते हो, कैसे मटेरियल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को रीयूज किया जा सकता है, इस पे आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखना कंडक्टिंग रिसर्च related to reuse of materials। फिर इसके बाद 7th is regulation and public awareness। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ओके, अब इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो, कुछ रूल्स डिसाइड कर सकते हो। रूल्स मतलब बेस्ड ऑन वाटर का यूज, एक एक सोसाइटी में आप क्या कर सकते हो, वाटर का टाइमिंग्स को आप क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी का यूज, आप क्या कर सकते हो, एक अर्थ आवर ऑब्जर्व कर सकते हो एवरी फ्राइडे, जहाँ पे 1 आवर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेगा। देन ऑल्सो यू कैन बैन यूज ऑफ वन टाइम प्लास्टिक आर्टिकल। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकते हो, ताकि वेस्ट को बराबर से मैनेज किया जा सकता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिएटिंग laws and rules related to waste management। यहाँ पे लिख लेना। चलो आप लोग मुझे बताओ कि कोई डिजास्टर होता है तो सबसे ज्यादा मतलब स्पेशली साइक्लोन्स होता है, तो साइक्लोन्स का इफेक्ट ज्यादा करके किसको होता है, कौन से रीजन के मतलब लोगों को होता है? कोस्टल कोस्टल रीजन, कोस्टल फिशरमैन एंड इनको होता है। तो आपके हिसाब से क्या क्या डिस्ट्रॉय होता रहेगा मतलब साइक्लोन आने पे? सर उनके सर घर फार्म वगैरह, सर उनके हाउसेस हाउसेस डिस्ट्रॉय होते हैं। बहुत फिर एयरपोर्ट्स का जो कोई भी बोट्स स्ट्रक्चर्स जो है, बोट्स डिस्ट्रॉय होता है। ह्यूमन लाइफ भी जा सकता है। फिर जो इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज, ये सारी चीजें क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी डिजास्टर आने के पहले आप क्या कर सकते हो, वहां के लोगों को क्या किया जा सकता है? वॉर्न इवैक्यूएट द करेंगे, वार्निंग वार्निंग दे सकते हैं, इवैक्यूएट किया जा सकता है, सेफर रीजन्स में उनको इवैक्यूएट किया जाता है, शेल्टर्स में उनको रख सकते हैं। ओके, चलो एक बार डिजास्टर हो गया, सब मतलब क्या बोल सकते हैं, सब डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, मतलब उसके बाद पहले चीज क्या करना चाहिए आपको? सर लाइफ तो गई कि नहीं जो वो टूटा है वो ओके, वापस रिपेयर तो करना। सबसे पहले चीज आप क्या करेंगे, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ सर है, फूड देंगे। ओके, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका कॉस्ट को आप पहले काउंट करोगे। ठीक है, फिर वहां के जो भी लोग हैं जिनके घर ये सब डिस्ट्रॉय हुए, उनके लिए आप क्या करोगे, स्पेशल अरेंजमेंट रखोगे, मतलब उनको घर बनाने के लिए हेल्प करोगे। नेक्स्ट क्या है, आप पावर को बरोबर से वहां पे लाने का ट्राई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, सारे जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप क्या केयर लोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजास्टर होने के पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड सब बंद करके रखना है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जैसे डिजास्टर खत्म होता है आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर, जो भी वाटर का कनेक्शन रहता है, ये सबका आप क्या करते हो, प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं, इसका आप केयर लेते हो। फिर लोगों को बरोबर घर, खाना, उनका खाना पीने का आप क्या करते हो, ख्याल रखते हो। तो ये सारी चीजें किस में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, नेचुरल डिजास्टर्स like thunderbolts, floods, fires, सर ये न्यू लेसन है क्या? and man-made disasters like accidents,
फिर स्टैम्पीड्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, राइट्स एक्सेट्रा। ये सब क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? ये लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड उनका क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो आप लिख सकते हो हैपन अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड may cause destruction of life and property. ओके, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, तो आप लिखना डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन implemented through proper planning and coordination. ओके, सबसे पहले कोई भी डिजास्टर होने के पहले क्या होता है, पीएम स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो क्या करते हैं, सारे जो भी एनडीआरएफ, जो सेंट्रल मतलब जो भी डिजास्टर रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है, इनके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। फिर नेक्स्ट जो जो स्टेट में ये डिजास्टर इफेक्ट करने वाला है तो उनके साथ एक टॉप लेवल मीटिंग लगाया जाता है। मतलब डिजास्टर होने के 3 to 4 days बिफोर क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, फिशरमैन को वो लोग क्या करते, वार्निंग्स देते। फिर नेक्स्ट जहां पे भी इफेक्ट होने वाला है वहां पे उन लोग लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाउड स्पीकर्स के थ्रू देते हैं, उनको बोलते घर के बाहर नहीं निकलने। तो बहुत सारे वैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कोई भी डिजास्टर होने के पहले। तो ये सब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू किया जाता है। डिजास्टर होने के बाद एनडीआरएफ एंड सेंट्रल डिजास्टर रिलीफ फंड्स, ये सब क्या होते हैं, डिस्पैच किया जाता है। तो यहाँ पे लिखना कैसे कैसे प्लानिंग किया जाता है, तो ये पॉइंट्स लिखना, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस लिखना, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। सेकेंड इज improving tolerance. Third is providing relief from disasters. Relief from disasters मतलब क्या है, जैसे कि जब फ्लड्स आते, फ्लड्स आने पे क्या होता है, सारे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है ये क्या होता है, डिसरप्ट होता है। तो लोगों को खाना पीने का सब प्रॉब्लम होता है। तो आपने देखा रहेगा वो लोग क्या करते, एयर ड्रॉप करते, मतलब प्लेन के थ्रू रिलीफ मटेरियल को क्या करते, लोगों के थ्रू पहुंचाते। प्लेन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू रेस्क्यू ऑपरेशंस किया जाता है। स्पेशली ये कब होता है, फ्लड्स के वक्त होता है, फ्लड्स। फिर दूसरा अर्थक्वेक्स के वक्त ये सब किया जाता है। फिर नेक्स्ट इज दी immediate action in disaster situation. E is assessment of damage. मतलब आपने नोटिस भी किया रहेगा, जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी होता है तो क्या होता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो क्या करते हैं, वो डिजास्टर के एरिया के ऊपर क्या करते, एक असेसमेंट करते कि कितना यहाँ पे रिलीफ दिया जाना चाहिए, यहाँ पे लोगों को कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। बहुत सारे मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से पूछते कि आपको कैसे टाइप का रिलीफ चाहिए, मतलब आपको क्या मतलब प्रोटेक्शन के लिए चाहिए रहता है, क्या क्या उनका नीड्स है, इनके रिलेटेड वहां पे क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे जाके उनके साथ, लोकल लोगों के साथ बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है एफ, दैट इज अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क
and help. Okay, तो सपोज कोई अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक्स में यूजुअली क्या होता है, बिल्डिंग्स पूरा टॉपल हो जाता है. तो बिल्डिंग्स जब भी टॉपल होता है, बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं बिल्डिंग के अंदर 3 से 4 दिन तक. तो इनको सेफली बाहर निकालने एक्सकेवेटर्स, फिर बाद में जो जेसीबीज रहते, इन सब का क्या करते, यूज करते. फिर ड्रिलर्स, स्निपिंग डॉग्स, इन सब का यूज किया जाता है लोग जिंदा है कि नहीं ढूंढने के लिए. फिर इसके बाद जी वाला पार्ट, रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है, एक टेम्पररी रिलीफ सेंटर प्रोवाइड करना. सपोज एक डिजास्टर एक रीजन में अफेक्ट करने वाला है, तो वहां के लोगों को एक सेफ प्लेस में लेके जाना, इसको आप क्या बोलते हो, रिहैबिलिटेशन. एंड रीबिल्डिंग. रीबिल्डिंग का मीनिंग क्या है कि अभी सपोज उनके घर सब डिस्ट्रॉय हो गए, अभी कितना टाइम लगेगा ये सबको रिबिल्ड करने, ये सब किसमें आता है, रीबिल्डिंग में आता है. एक सेकंड है, ये लिखना पहले. देखो, फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम्स. ओके, तो हम लोग फर्स्ट एड, कोई भी मतलब डिजास्टर मतलब छोटे से छोटा चीजों में भी, ओके, कोई भी मतलब एक विक्टिम रहता है, तो हम लोग उसको फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं. फर्स्ट एड का सबसे पहले चीज, मेन इंपॉर्टेंस क्या है, लॉस ऑफ लाइफ को क्या करना, प्रिवेंट करना. ये सबसे मेन चीज है फर्स्ट एड का. ओके, तो लिखना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड is prevention of death and deterioration of health. इसको क्या करना, प्रिवेंट करना. अब बहुत सिंपल एग्जांपल है, सपोज आप क्या कर रहे हो, मतलब आप मतलब इधर तो क्या हो गया, एकदम ज्यादा मतलब इट्स वेरी स्मोकी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कवर योर नोज. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एड. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपना हेल्थ को डिटीरिएट होने से क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो. ठीक है, फर्स्ट एड इज लाइक इट कम्स इन मेनी एग्जांपल्स, लाइक डेली आप यूजुअली बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि आप बाहर भी निकलते हो तो आप बाहर मास्क के साथ निकलते हो, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग कोविड. ओके, स्प्रेड ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट एड यूज कर रहे हो. तो आप डेली लाइफ में भी देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट एड. ओके, आप इसमें लिखना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. ओके, नाउ हियर इधर आप लिख सकते हो, व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग. ओके, या फिर एक मतलब एक पर्सन है जो क्या हो गया, ड्राउन हो गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अ पर्सन हु हैज ड्राउन्ड. ओके, तो आप ऐसे वक्त में क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप यूज करते हो लाइफ एंड रिससिएटिंग, या फिर इसको लिखो रिससिएशन. इसको आप लिख सकते हो ABC मेथड. अभी ABC मेथड क्या है, A stands for airway, next is B stands for breathing, C stands for circulation. तो मैं तीनों को एक ही इसमें लिखने का ट्राई करता हूँ. ओके, नाउ सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, कोई भी अगर कोई भी आपका फ्रेंड या फिर कोई भी आपका कहाँ भी आप देखते हो, सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, ये पर्सन को क्या करना है, एक फ्लैट एरिया मतलब एक फ्लैट सरफेस पे क्या करना है, उनको रखना है. अब यहाँ पे लिखना फर्स्ट वाला, इफ विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको एक फ्लैट सरफेस पे रखना है.
फ्लैट सरफेस पे रखने से क्या होता है, सबसे पहले आपका जो नेसल पैसेज है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओके, नेसल पैसेज ओपन होने से क्या होता है, आपका ब्रीदिंग क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, सबसे पहला आपको क्या करना है, ये लिखना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हेड शुड बी हेल्ड बैकवर्ड और चिन शुड बी रेस्ड। अब ये क्यों आप करते हो, जिसकी वजह से क्या होएगा, आपका एयर पैसेज क्या होएगा, ओपन होएगा। तो यहां पे लिखना, so that air passage remains open. Second is breathing. अब सपोज ब्रीदिंग स्टॉप हुआ है तो आप क्या प्रोवाइड करते हो, माउथ टू माउथ क्या करते हो, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हो। यहां पे आप लिखना, इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप, तो आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हो। तो आप लिख सकते हो, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन should be provided by mouth to mouth resuscitation. माउथ टू माउथ मतलब क्या, कि आप क्या करते हो, पर्सन के लिप्स के अंदर आप क्या करते हो, ब्रीथ करने का ट्राई करते हो, कंटिन्यूसली क्या करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो। अब इसके साथ ही साथ, ब्रीदिंग के साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ता है, सर्कुलेशन करना पड़ता है। अब सर्कुलेशन क्या रहता है, अब सपोज एक पर्सन का हार्ट बीट करने स्टॉप हुआ है तो आप क्या करते हो, आपके दोनों पाम्स, चेस्ट रीजन स्पेशली जहां पे हार्ट है वहां पे आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली क्या करते हो, प्रेस करने स्टार्ट करते हो। ओके, तो इसको आप क्या बोलते हो, सर्कुलेशन। तो यहां पे लिखना, इफ विक्टिम इज अनकॉन्शियस then after giving mouth to mouth respiration twice, hard pressing on chest with both palms needs to be done. Okay, इसके बाद लिखना, this two actions should be repeated alternately 15 times. इसको आप दूसरे नाम से भी बोलते हो, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको आप बोलते हो CPR, और फुल फॉर्म इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। Wound should be covered with antiseptic pad. ये एंटीसेप्टिक पैड इसके लिए यूज किया जाता है ताकि आपके वुंड में सपोज डर्ट या फिर कोई मेटल कुछ भी अगर घुसा रहेगा तो ये एंटीसेप्टिक क्या करता है, इंफेक्शन होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। दूसरा एक रहता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डिफरेंट है, हमने ऑलरेडी किया था, वो बैक्टीरिया को मारने यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक जो नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू जो इंफेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने यूज किया जाता है। क्या लिखना, एंड प्रेशर should be applied on it for 5 minutes with thumb or palm.
फिर इसके बाद नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इज, आप लिख सकते हो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला लिखना, इफ अ पर्सन इज हैविंग फ्रैक्चर, मतलब उसका बोन्स को इंजरी हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखना इफ एनी बोन इज fractured, it is essential that the fractured part should be immobilized. अब ये immobilized का मतलब क्या है? सपोज बैक इंजरी हुआ है, सपोज एक पर्सन गिर गया जोर से एंड उसको बैक इंजरी हुआ है, तो आप क्या करते हो, उसको बेड पे रखते हो, सुलाते हो उसको, तो बोलते हो मूव नहीं करने को। कभी सपोज लेग इंजरी होता है, तो लेग इंजरी होते वक्त लेग का फ्रैक्चर होता है, तो आप केयर क्या लेते हो कि आपका लेग का मूवमेंट को आप रेस्ट्रिक्ट करो। स्पेशली जब आपने देखा रहेगा हैंड इंजरी के वक्त आप क्या करते हो, डॉक्टर्स क्या करते हो, पीओपी लगाते हैं आपके हाथ पे, एंड ये जो स्ट्रक्चर रहता है एकदम हार्ड रहता है। ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका हाथ का मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है। तो मूवमेंट रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोबिलाइज्ड का मतलब क्या है, मूवमेंट को स्टॉप करना। अब आपके पास ऑफ कोर्स ये पीओपी प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या यूज कर सकते हो ऐसे टाइम पे, तो यू कैन यूज रोप्स, रोप यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद वुडन रॉड, रूलर्स, ये सब आप यूज कर सकते हो हाथ का मूवमेंट को स्टॉप करने, हाथ लेग का मूवमेंट को स्टॉप करने। यहाँ पे लिख सकते हो इमोबिलाइज विथ द हेल्प ऑफ, इधर लिख सकते हो वुडन रॉड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो वुडन रॉड्स के बाद इधर लिखना पेटेंस और रूलर्स एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आपको पर्सन को आराम से उसको मतलब बैठने के लिए कोई जगह रखना है। अगर पर्सन एकदम हैवीली इंजर्ड है तो आपको उसको स्ट्रेचर के थ्रू लेके जाना पड़ता है। स्पेशली ये फुटबॉल या फिर कोई गेम में, इसलिए कोई स्पोर्ट इवेंट में कोई भी प्लेयर इंजर्ड रहता है तो उसको बाहर स्ट्रेचर के थ्रू लेके जाते हैं। यहाँ पे लिखना द पेशेंट should be kept immobile on a firm stretcher. Last is if suppose, last name और दो है, if a person has a burn, ओके, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, फर्स्ट है क्लीन द burned region with cold water for at least 10 minutes. इसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर एक ऑइंटमेंट अप्लाई करना है जो क्या करेगा, वो पेन को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो आप लिख सकते हो अप्लाई ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट pain and burning sensation. Without a quick word. If a person has a sprain or twisting or contusion, ओके, अब स्प्रेन का मतलब क्या, जैसे कि आप कभी खेलते हो, आपका पैर ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट होने की वजह से क्या होता है, आपका लेग्स, नीज, यहाँ पे जब आप गिरते हो वहां पे क्या होता है, एक स्वेलिंग होता है। तो यही स्वेलिंग को आप क्या बोलते हो, स्प्रेन बोलते हो। अब ऐसे लोगों के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, फर्स्ट इज ये मेथड को क्या बोलते हो, राइस मेथड। अब
राइस मेथड का मतलब क्या है? सबसे फर्स्ट आता है रेस्ट। आप क्या करते हो, वो पर्सन को आराम से बैठने बोलते हो। यहाँ पे लिखना अलाउ विक्टिम टू सिट इन रिलैक्स पोजीशन। नेक्स्ट इज आई। आई का मतलब क्या है? आइस देते हो। मतलब आपको क्या करना है, जहां पे भी स्ट्रेन हुआ है वहां पे आइस पैक्स लगाना है। आइस पैक या कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा सकते हो, जो क्या करेगा, स्वेलिंग को बढ़ने से रोकेगा। यहाँ पे लिख सकते हो अप्लाई आइस पैक ऑन इंजर्ड पार्ट। फिर सी। सी का मतलब है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन आप किसके थ्रू कर सकते हो? आप कोई वार्म सब्सटेंस या फिर गर्म पानी, या फिर आप क्या कर सकते हो, वार्म क्लोथ क्या कर सकते हो, उसको गर्म करके वो स्ट्रेन रीजन में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको हल्के से क्या कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, उसका मूवमेंट्स कर सकते हो, ताकि वो जो भी ब्लड या फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन हुआ है उसका क्या हो, लूजनिंग हो, या फिर वो फ्लूइड्स थोड़ा आजू बाजू सेटल हो सके। इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखना uninjured part। uninjured part should be massaged gently। next is E। E stands for elevate। okay, अब elevate क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले the uninjured part should be kept elevated or in raised position। लिख लेना